Hello friends and welcome to the YouTube channel of Srishti Classes. Friends, today we are going to continue our present continuous tense. पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को सीखा। आज सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह से होते हैं। एक होता है जिसमें प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाए, तो उस टाइप का जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जो वाक्य होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक प्रश्न होता है कि जिसका आंसर बिना किसी रीजन के वो पूर्ण आंसर नहीं कहलाएगा, वो होता है WH टाइप सेंटेंस। टेंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में मिल पाए। ठीक, जैसे क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप इसका आंसर किसी से अगर पूछ लिया जाए कि क्या आप अपना काम कर रहे हो, तो अपना आंसर दे सकते हैं हाँ या नहीं में। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि आप अपना काम कब कर रहे हो, ठीक, तो इसका आंसर बिना किसी रीजन के, बिना छोटे से सेंटेंस या पैराग्राफ के ये आंसर अधूरा होगा। ठीक, तो वो WH टाइप सेंटेंस है, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी जो इंट्रोगेटिव टाइप है वो है कि इसका आंसर हमको हाँ या नहीं में मिल जाएगा। ठीक, अभी हम प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब है जिसमें प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जैसे क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका आंसर आप हाँ या नहीं में दे पाएंगे कि हाँ खेल रहे हैं, नहीं नहीं खेल रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि प्रश्नवाचक वाक्य ये वो टाइप है जिसका उत्तर हाँ या नहीं में मिल सकता है। यहाँ देखिएगा वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है हूँ मीन्स रहे हैं आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक प्रश्नबोधक शब्द आया हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। ठीक, तो सबसे पहले हम इज एम आर लिखेंगे इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए। सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, उसके तुरंत बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी विल यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ओवर हियर, वी विल यूज fourth form of the verb over here. Okay, and after that we will use object, and at last we will use other words. Okay, and then after we will use question mark. Okay, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को का यूज किया। अब देखिए कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि प्रश्न जो है मीन्स सेंटेंस जो है, यहाँ जो प्रश्न है, जो सेंटेंस है उसमें क्या दिया हुआ है, तो इस क्या का इंग्लिश क्या होता है, क्या का मीनिंग होता है व्हाट। तो सर ये स्ट्रक्चर में क्यों नहीं है? ओके, कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स लोगों को कि ये इंग्लिश होता है क्या का व्हाट, तो इसका स्ट्रक्चर में इंग्लिश कहाँ है, व्हाट हमको कहाँ लिखना है, तो आपको व्हाट लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाला गया है, सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है, ये क्या का सेंस अपने आप क्रिएट कर देगा। जैसे यहाँ प्लूरल है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मतलब एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे लोग हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर यूज करते हैं, आर द चिल्ड्रेन। ओके, आर द चिल्ड्रेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स प्ले, और इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ खेल रहे हैं,
इन द फील्ड और इन द ग्राउंड, ओके, फील्ड लिखिए या ग्राउंड लिखिए, क्वेश्चन मार्क, ओके। आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द फील्ड और ग्राउंड, तो आपका डाउट ये रहेगा कि इस सेंटेंस में व्हाट कहाँ है, क्या का मीनिंग कहाँ है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आप बाहर लिखे हैं वो यही बोध कराता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और इसका सेंस क्या से हो जाता है, मतलब इस जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किए गए हैं तो इससे हमारा क्या का सेंस निकल जा रहा है, ओके। तो ये हो गया क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका इंग्लिश हो गया आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड, ओके, आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है जो कि है आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक बच्चा नहीं कई बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया है द चिल्ड्रेन, ओके। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है प्लेइंग, ऑब्जेक्ट का यूज किया गया इन द फील्ड और इन द ग्राउंड, ओके। एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं, एक सेंटेंस और ध्यान देंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव टाइप का ही, कोई डाउट नहीं है। लोग गलती इतना कर देते हैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने में कि वो किसी हिसाब से सही नहीं होता है। जैसे भी हम बता रहे हैं, क्या वे सब अपने घर जा रहे हैं, ओके। क्या वे सब अपने घर जा रहे हैं, तो गलती किस हिसाब से करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि जिसका हिंदी जहां लिखा हुआ है उसी के नीचे लिख देते हैं, वाट, दे, देयर होम, गोइंग, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। तो हम एक दो बार इस सेंटेंस को पढ़ लिए, समझ लिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ओके, सब्जेक्ट प्लूरल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस इतना पहचान लीजिए। अब इंग्लिश जब बनाना हो इस सेंटेंस का तो तुरंत हमारे माइंड में ये आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो यहाँ आपको बॉक्स में दिख रहा है वो स्ट्रक्चर आना चाहिए, ओके। अब स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इज, एम, आर में हम क्या यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है वे सब, तो वे सब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल के अंडर में आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, ओके। इज, एम, आर से हम आर यूज कर लिए, एनी डाउट, नो डाउट, आर लिख लिए। उसके बाद सब्जेक्ट दे, वे सब का इंग्लिश होता है दे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसी में आईएनजी लगा देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, ओके। आर दे गोइंग, ऑब्जेक्ट कहाँ, देयर होम लिख लीजिए या देयर हाउस लिख लीजिए, आर दे गोइंग टू देयर होम और हाउस, बस कुछ करना नहीं है, आपको ये देखना है। उसके बाद ये देखते जाइए, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए, सब्जेक्ट देखिए क्या है, आप सेंटेंस पहले इसको देखिए तब सेंटेंस को देखिए, पहले स्ट्रक्चर को अपने माइंड में लाइए, उसके बाद फिर सेंटेंस देखिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे सब्जेक्ट क्या है, वे सब का इंग्लिश लिख दिए, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद जब मिस्टेक करना होगा, मिस्टेक करते हैं लोग क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद अपने घर का मीनिंग लिख दिए, और हम देखिए अपने घर का मीनिंग लास्ट में यूज किए हैं, ठीक है, बीच में यूज किए हैं, लास्ट में। तो ये स्ट्रक्चर कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, स्ट्रक्चर कह रहा है। सब्जेक्ट यूज करिए, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करिए। तो वर्ब क्या है, जाना, किस काम का बोध हो रहा है, घर जाने का बोध हो रहा है, तो जाने का बोध हो रहा है, इस जाने का काम किया जा रहा है ना, तो वर्ब हो गया गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों एक साथ रहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। जैसे क्या वे सब किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या और नहीं शब्द एक साथ आएगा। जैसे क्या हम सब छत से नहीं कूद रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिए, नहीं और क्या, प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द, ठीक है, प्रश्नबोधक और नकारात्मक शब्द दोनों एक साथ आ गए हैं एक ही वाक्य में, इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका भी आंसर हम
हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है क्या हम सब छत से नहीं कूद रहे हैं, तो नहीं कूद रहे हैं। कूद रहे हैं तो हाँ कूद रहे हैं। आंसर मिल गया। तो इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टाइप कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इज एम आर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट वी विल यूज अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये यूज करेंगे। अब देखिए हम मिस्टेक नहीं करेंगे कि उसकी इंग्लिश जो है उसके नीचे लिख दें, ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। हम एक बार देख लिए कूद रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कंफर्म कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इज एम आर में क्या फॉलो होगा, आर, वेरी गुड, आर। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। ओके, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, आर वी, ओके। नॉट, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिखवा रहा है, मैं तो बस मीनिंग उतारते जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई जादू नहीं है, कुछ अलग से नहीं है। क्या, ये स्ट्रक्चर लिखा गया है, हमको मीनिंग आना चाहिए, मीनिंग देख देख के उसको उतार दीजिए। आर लिख दिए, सब्जेक्ट क्या है, वी, हम सब, उसके बाद स्ट्रक्चर बता रहा है नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो कूदना का मीनिंग आपको आना चाहिए, जंपिंग, आर वी नॉट जंपिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ से, फ्रॉम रूफ, आर वी नॉट जंपिंग फ्रॉम रूफ। बस हो गया, क्या हम सब छत से नहीं कूद रहे हैं। अगला टाइप है, सॉरी अगला सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल में नहीं सो रहा हूं। ठीक है, देखिए लोगों का ये सोचना होगा कि सेंटेंस तो बहुत सरल सरल रख रहे हैं सर, तो सेंटेंस जो इजी सेंटेंस रख रहे हैं बस उसका एक ही एम है कि आप इसको आसानी से समझ जाएं, ठीक है। आप इस सेंटेंस को देख के इस स्ट्रक्चर का यूज करना आसानी से सीख ले, ठीक। नहीं तो सेंटेंस तो अभी ऐसे ऐसे हैं कि लोग देख के टेंस पढ़ना भूल जाएंगे, ठीक है, ऐसा टेंस है। और अगर आपको इस टाइप के टेंस देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सृष्टि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिंक में क्या होता है, उसको आप जब ज्वाइन कर लेंगे, या तो ज्वाइन करने से पहले जब आप चेक करेंगे उसको, तो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से एंड क्विज के माध्यम से आपको अनोखे क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चन जो शायद ही कहीं आपको मिले, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपको न कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मदद करेगा, बल्कि आपके फ्यूचर की जो प्रिपरेशन होंगी, चाहे जिस भी कंपटीशन के लिए, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, एनडीए, यूपीएससी, जो भी आप प्रिपरेशन करें, आपके लिए शायद में भी ज़रूरत पड़ सकता है उसका। मैं भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर एक सेंटेंस उसमें दिया गया है तो उसमें कम से कम कई रीज़न है, कम से कम कह दे तो 10 रीज़न है एक वाक्य में, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही कुछ वीडियो अपलोड किया था, सॉरी कुछ क्विज अपलोड किए थे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था कि सेंटेंस लिख दिए थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही 2 सेंटेंस, कि माई सन इज़ लर्निंग दीज डेज, सॉरी माई सन इज़ लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, एक सेंटेंस ये था, और दूसरा सेंटेंस था माई सन लर्न्स इंग्लिश दीज डेज, और इन दोनों में एक सेंटेंस कोई गलत है, ठीक है, एक सेंटेंस कोई गलत है। कौन सा सेंटेंस गलत है उसको छांटना था, निकालना था। 2 ही सेंटेंस था। पहला फिर से सुनिए, माई सन इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, एक सेंटेंस था जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था, और दूसरा वाक्य जो था वो था कि माई सन लर्न्स इंग्लिश दीज डेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इन दोनों वाक्यों में कोई एक वाक्य गलत है, इसको छांटना है। तो मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो भी बताया हूँ कि यूजेस पढ़ लेंगे तब गलत सही आप छांट पाएंगे, ठीक है, आप गलत सही उसमें से चूज कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर लें।
जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो यूजेस भी सीख जाएंगे आसानी से। एक ही दिन का वीडियो रहेगा वो आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना होगा घर बैठे तो सृष्टि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर मिल ही रहे हैं, उसको पढ़िए। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने वीडियो पे, अपने सेक्शन पे, अपने क्लास में। ठीक है, क्या मैं स्कूल में नहीं सो रहा हूँ? क्या मैं स्कूल में नहीं सो रहा हूँ? तो प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द एक साथ इन्वॉल्व हुआ है, एक साथ इंक्लूड हुआ है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नो डाउट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ठीक है, आई सिंगुलर के अंडर आता है कि प्लूरल के अंडर? आई को सिंगुलर माना जाता है कि प्लूरल माना जाता है? तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि अगर आपको ये कंफर्म करना होगा कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है तो सृष्टि क्लासेस के वीडियोस में ही आपको मिल जाएगा कि आई को सिंगुलर माना जाता है कि प्लूरल माना जाता है। ठीक है, अगर आई को सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, अगर आई को सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ इज क्यों नहीं लगता? आई को प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ आर क्यों नहीं लगता? ठीक है, मैं एक अदरवाइज वाली सपोज वाली बात बता रहा हूं आपको। अगर मैं कह दिया कि प्लूरल है, क्योंकि इसको आप सब लोग जान रहे होंगे कि प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन जब प्लूरल की कैटेगरी में इसको रखा जाता है तो प्लूरल के लिए तो आर बना हुआ है, तो आर यूज क्यों नहीं करते? क्यों एम बना? क्यों एम का यूज करना पड़ा आई के साथ? ठीक है, और अगर ये सिंगुलर है तो उसके लिए इज बना है, एम क्यों बना? चलिए इग्नोर करिए इसको, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद अगर यही आई जो है, यही आई मीन्स मैं, ये अगर सिंगुलर है तो वाज यूज किया जा रहा है, आई वाज। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप पढ़ेंगे कि आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। अभी हम कह रहे हैं कि ये सिंगुलर है इसलिए वाज यूज किया जा रहा है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिंपली कह रहा हूं अगर ये सिंगुलर है तो इज क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? अगर ये प्लूरल है तो आर क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? या ये ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तभी इसके लिए एम बना। ठीक है, हम कह दिए ये आई ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। ठीक है, लेकिन जब ना ही सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज मीन्स वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, तो आई के साथ वाज क्यों लगता? अगर सिंगुलर है तो वाज लग रहा है। चलिए ठीक है, आपका आंसर अगर सिंगुलर है तो वाज लग रहा है। लेकिन यही चले जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन अगर जो वीडियो देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे, अगर पढ़े होंगे, कभी यूज किए होंगे टेंस का, तो आप जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैज नहीं हैव लगता है। अगर सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है। अब तो पूरा टोटली कंफ्यूज। आई के साथ सिंपली आई के साथ एम बिल्ड किया गया बनाने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए। क्यों? कुछ तो रीजन है। आई के साथ इज, अगर आई एक वचन है तो इसके साथ इज लगा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि आई के साथ इज लगेगा। आई बहुवचन है तो इसके साथ आर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। तो क्यों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज लगता है, और वाज जो है वो एक वचनकर्ता के साथ यूज होता है। इसका मतलब आई एक वचनकर्ता है, इसको साइड में रख लीजिए। अगर ये सिंगुलर है तो आई के साथ हैव क्यों यूज होता है? ये प्लूरल भी है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसमें आप उलझ गए होंगे तो सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में ही एक वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा गया होगा आई कॉमा सिंगुलर और प्लूरल। उस वीडियो को काफ़ी सावधानी से, काफ़ी आसानी से एकांत में देखिए, सभी प्रकार का डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ है क्या मैं स्कूल में नहीं रो रहा हूँ? क्या मैं स्कूल में नहीं रो रहा हूँ, सॉरी सो रहा हूँ।
क्या मैं स्कूल में नहीं सो रहा हूं, तो हम सेंटेंस देख लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, सब्जेक्ट आई है, ठीक। तो इज एम आर में एम यूज करेंगे आई के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। अभी मैं यहाँ देखिए नहीं कहीं कुछ देखा हूँ, अभी यहाँ कहीं किसी का मीनिंग मैं नहीं देखा हूँ कि इसका मीनिंग ये लिख दूँ, इसका मीनिंग ये लिख दूँ, इसका मीनिंग ये लिख दूँ, ठीक। क्या हो गया, अगर क्या दिख रहा है पहले तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर दीजिए, सब्जेक्ट यूज कर लीजिए, वो तो आप जान ही रहे हैं आई है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर लीजिए। अब देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है, तो वर्ब क्या है, सोना, स्लीपिंग, एम आई नॉट स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ नहीं सो रहे हैं, इन स्कूल, एम आई नॉट स्लीपिंग इन स्कूल, बस बन गया आसानी से। तो आपको नहीं रटना है, नहीं इस पर ज़्यादा मेहनत करना है। मेहनत एक दिन, कम से कम एक दिन 20 मिनट का मेहनत, आप टेंस में मास्टर बन जाएंगे। कैसे, आप ये स्टोरी जो है इसको रटिए मत, इसी स्टोरी के हिसाब से पहले हिंदी में कई वाक्य लिख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जो भी वाक्य सीखना हो, जो भी टेंस सीखना हो, उसके बाद उस टाइप का स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहे। नहीं रहे तो सृष्टि क्लासेस तो मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक। वहाँ से स्ट्रक्चर को निकालिए, अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए, उसके बाद तब ट्रांसलेट करिए। एक दिन में 20 मिनट टेंस के मास्टर बन जाएंगे आप।